अच्छा ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल जनाब स्पीकर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नहायती खूबसूरत और बड़ी जामे और तारीख़ के तमाम तर नशेब व फराज पर मुहीत तकरीर जो मैंने सुनी, तो मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आया कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो मैं बिलावल को दाद देता हूँ। बिलावल बहुत छोटी उम्र में थे जब मैं दुबई में मोहतरमा से मिलने गया था और आसफ़ जरदारी साहब ने और मोहतरमा ने और मैंने एक जगह इकट्ठे खाना खाया और मेरा ख़्याल है कि बिलावल वहाँ नहीं थे, लेकिन दोनों बच्चियाँ मोहतरमा के साथ आई थी। बड़े अजीम लोग थे ये। आज जब हम पीछे पलट के देखते हैं जनाब स्पीकर, सियासी जमातों के दरमियान दूरियां होती थीं, कदूरतें होती थीं, उसूल मुख्तलिफ थे, मंशूर मुख्तलिफ थे, अहदाफ मुख्तलिफ थे, मकासद मुख्तलिफ थे, लेकिन जब कभी कौम पे बन आती थी और जब कभी कौमी मफाद का मसला होता था, जब कभी पाकिस्तान का मसला होता था, तो वो अपने तमाम इख्तलाफात को, तमाम कदूरतों को, तमाम उनके दरमियान जो चपकलशें होती थी, उनसे हट के वो कौमी मफाद के लिए यकसू हो जाते थे। हमने बेशुमार मनाज़र देखे। कल हमने मीसाके जमहूरियत का दिन भी मनाया। क्या लोग थे वो जो नहीं देखते थे कि कल हमारा कैसा गुजरा है, वो अपने आज के अंदर बैठ के आने वाले कल की बात करते थे और उनकी कुर्बानियों का समर है। जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेके आज तक जो समरात हम, जमहूरियत गिरती है, टूटती है, ऐवान बिखरते हैं, मार्शल लॉ आते हैं, कई कई बरस के लिए जमहूरियत मुल्क बदर हो जाती है, सियासतदान मुल्क बदर हो जाते हैं, फांसी चढ़ जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आज ये ऐवान अगर ज़िंदा है तो इसका समर हमारे पड़ोस वालों को नहीं जाता, हमें जाता है और इस ऐवान को जाता है और इस तरह के नौजवानों को जाता है जो इंशाअल्लाह कल हमारी आवाज़ भी बनेंगे, हमारी पहचान भी बनेंगे और पाकिस्तान की पहचान भी बनेंगे। जनाब स्पीकर, बिलावल ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा और उसके अंदर मेरा ख्याल है कि हमारी पूरी तारीख़ का दरिया जो है वो कूज़े के अंदर बंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि इन्हें जमहूरियत उस वक्त याद आती है जब हम जमहूरियत बहाल कर देते। ये बड़ा की सेंटेंस है। हमारी पूरी तारीख़ के अंदर ये जो चैंपियन बने बैठे हैं आज, सोयो मोटो का हथौड़ा लेके बरसाते रहते हैं, कभी किसी जमात पे कभी किसी जमात पे, सिवाय एक फ़र्द के, इनको कभी याद नहीं आता जब जमहूरियत नहीं होती तो क्या करते हैं। 4 दिन पहले हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने एक तकरीब के अंदर बड़े तफाखुर के साथ कहा कि जनाब जस्टिस कार्नेलियस ने एक फ़ैसला दिया था उस वक्त जब तमीज़ुद्दीन की असेंबली टूटी थी, इख्तलाफी फ़ैसला दिया था। जस्टिस मुनीर कुछ कहते रहे लेकिन उन्होंने नहीं मानी। जस्टिस मुनीर के नज़रिया ज़रूरत को मुस्तरद किया। ये जनाब बंदयाल साहब की स्पीच है पिछले हफ्ते की। लेकिन कोई पूछे कि तुमने उस वक्त से लेके आज तक और तुम्हारे जो साबकून थे, आपके जो गुजर गए हैं और जो आप खुद भी हैं, आपने कभी कार्नेलियस से रहनुमाई ली है? आपने कभी कार्नेलियस की स्पिरिट को और उसकी रूह को अपने फैसलों के अंदर समोया है? आप तो आज तक जस्टिस मुनीर के नजरिया ज़रूरत को पकड़े हुए चल रहे हैं। बातें आप हुसैन की करते हैं, तकलीद आप यजीद की करते हैं। ये कौन सा दीन है आपका? और आज जनाबे स्पीकर,
मैं फिर बिलावल का जिक्र करूंगा। इन्होंने बड़े अच्छी बात कही कि इमरान खान साहब फैसला कर ले कि वो सियासी जमात हैं या एक दहशतगर्दों का जत्था है, लेकिन मैं अपने अजीज से कहूंगा कि वो फैसला कर चुके हैं। वो डे 1 से सियासी जमात नहीं थे, ना उनका पार्लिमान से कोई ताल्लुक है, ना पार्लिमानी रिवायात से कोई रिश्ता है, ना जमहूरी अक़दार से कोई रिश्ता है, ना अफ़वाम तफ़हीम से कोई रिश्ता है, ना मुज़ाकरात से कोई रिश्ता है, ना गिव एंड टेक से कोई रिश्ता है। उनका कोई रिश्ता नहीं इन चीज़ों से। जमहूरियत के जितने अज्ज़ाए तरकीबी हैं जनाब स्पीकर, जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी जमात के अंदर, उनकी शख्सियत के अंदर, उनके किरदार के अंदर नज़र नहीं आते। आज वो कहते हैं कि जी ये जलाओ गहराओ हो गया तो मैं जेल में था, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। कोई उससे पूछे, और जो गुड टू सी जिन्होंने कहा वही पूछते कि चलो आज तो तुम जेल में थे, तुम्हें पता नहीं चला। जब पीटीवी जल रहा था और हमला हुआ तो तुम तो चौक में खड़े थे, कौन से जेल में थे उस वक्त? जब वो जुनैजो पुलिस वाले ऑफिसर को मारा जा रहा था तब तुम कौन से जेल में थे? जब यहां जमहूरियत की कब्रें खोदी जा रही थी कादरी के साथ मिलके, तुम कौन सी जेल में थे? जब तुम सिविल नाफरमानी का ऐलान कर रहे थे, तुम कौन सी जेल में थे? जब तुम बिजली के बिल जला रहे थे, तुम कौन सी जेल में थे? यह तुम्हारा कैरेक्टर है, यह तुम्हारी सरिश्त है, यह तुम्हारी फितरत है। लिहाजा मैं बिलावल से माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि यह फितरत अब बदल नहीं सकती है। इन्हें 25 साल हो गए हैं इस खेल के अंदर। जब ये वजूद में आए उसके 1 साल बाद मार्शल लॉ लगा तो ये उंगली पकड़ के मुशर्रफ की उनके साथ चल पड़े, और सबसे पहला झंडा इन्होंने उठाया उसके रेफरेंडम का। मामला तब बिगड़े जब उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो चौधरियों से बात कर ली है, आपका गुजारा नहीं। कहने का मतलब ये है कि 2002 में मुशर्रफ साहब ने लेके आए असेंबली में, वहां से इस्तीफा दे के निकल के चले गए। बाद में जिस असेंबली में आए इस्तीफा दिया, रिकॉर्ड है इनका। और जनाबे स्पीकर, मुझे ये भी याद है कि जब वो पहली असेंबली में आए तो उन्हें 2 बड़ी कमेटियों में शामिल किया गया। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी और एक कश्मीर कमेटी थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर उन्होंने कौन सा एहतसाब किया? एक मीटिंग में नहीं गए वो। कश्मीर कमेटी की एक मीटिंग में नहीं गए वो। उन्हें जमहूरियत से, पार्लिमान से, यहां के बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नाता ही नहीं है सिरे से। वो जब तक वजीर आजम रहे, वो इसलिए नहीं बैठते थे, सो वो जब जागते थे और मुंह हाथ धो के और नाश्ता करके अपनी मंडली सजाते थे तो ये नहीं पूछते थे कि भाई क्या प्रोजेक्ट शुरू करना है, कौन से बिजली के कारखाने लगाने हैं, कौन सी मोटरवेज बनानी है। वो ये कहते थे कि आज किसको पकड़ना है, आज किसका पंखा उतारना है, आज किसका एसी उतारना है। अच्छा, नैब को एक्टिवेट करो, नैब को एक्टिवेट करो, नैब नहीं, अच्छा एफआईए को बुलाओ, एफआईए नहीं, एंटी नारकोटिक्स को बुला लो, वो नहीं तो किसी और को, एंटी करप्शन को बुला लो, वो नहीं तो पुलिस को बुला लो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बुला लो। जनाबे स्पीकर, 4 साल के अंदर जो बैठे रहे हैं, रिकॉर्ड है कि जितने सियासी लोग इस 4 साल के अंदर जेलों के अंदर रहे हैं, पूरे 70 ईयर्स में नहीं रहे। आप रिकॉर्ड निकाल के देख ले। इनका क्या ताल्लुक है? बिलावल मासूमियत से कहते हैं कि वो फैसला करे, वो फैसला कर चुका है। वो फैसला अगर ना करता तो वो ये हमला, ये ऐसे नहीं हुआ है कि वो जेल में गया है और ये हमले हो गए हैं खुद ब खुद। प्लानिंग हुई है, मनसूबाबंदी हुई है, ट्रेनिंग हुई है, तय हुआ है। जो यहाँ कादरी के साथ उन्होंने मुश्तरका एक्सरसाइजेज की थी ना, उनके तहत वो 50,000 बंदे भी लेके आए हुए हैं बाहर के एक मुल्क से, जिन्हें बसाया है यहाँ पे। तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। तय था टारगेट। ये नहीं हो सकता है कि इधर वो पकड़े गए, उधर जिना हाउस जल जाए, कोर कमांडर हाउस जल जाए, GHQ पे हमला हो जाए, कला बाला आसार के सामने लोग जमा हो जाएं और वो तैयारा जल जाए जो हमारे तफाखुर की अलामत था।
वो तैयारा जिस पर सवार होके जनाब स्पीकर MM आलम ने 60 सेकंड्स के अंदर 6 भारतीय तैयारे गिराए थे। ये वो अलामत थी जो 65 से हम संभाल के वहां रखी हुई, उसको जला दिया इन्होंने। दिफा से ताल्लुक रखने वाली हर अलामत को, हत्ता के शहीदों की यादगारों को भी जलाया। मैं तो एक कतबा देख रहा था जिसमें कलमा तैयबा लिखा हुआ है, जो चल रहा है उसको भी मारे डंडे। तो ये इनके अंदर, इनके खून के अंदर, इनकी रगों के अंदर, इनकी सोचों के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, आप अपने रिसर्च विंग को जनाब स्पीकर हुक्म दीजिए कि जितनी तकारीर हैं खान साहब की 25 सालों के अंदर, उनका जायजा लें और उनको देखें कि उसमें कितनी बार उन्होंने तहम्मुल का सबक दिया, कितनी बार बर्दाश्त का सबक दिया, कितनी बार अफ़ाम व तफ़हीम का नाम लिया, कितनी बार रवादारी का नाम लिया, कितनी बार जमहूरियत का नाम लिया, कितनी बार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं अपनी बात को थोड़ा मुख्तसर करना चाहूँगा। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत करते हुए भी चंद बड़े उम्दा और ख़ूबसूरत रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस बंदयाल साहब ने। एक जुमला उनका ये है कि अदालत कंडक्ट देखकर ही रिलीफ देती है। बड़ा खूबसूरत जुमला है। एक शख्स जो जलाओ घेराव करके आता है, जो पाकिस्तान के इस किनारे से उस किनारे से, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक आग लगा के आता है, हमारे इफ्तिखार की अलामतें जला के आता है, वो जब अदालत में आता है तो 2 घंटे इस पे मुज़ाकरात होते हैं पसे चिलमन कि इसे पुलिस की गाड़ी में नहीं लाना, इसे मर्सिडीज में लाना है, इसे मर्सिडीज में लाना है, इसे आम दरवाजे से नहीं लाना, इसे उस दरवाजे से लाना है जिस दरवाजे से हम आते हैं, जजेस आते हैं। और फिर जब वो तशरीफ लाते हैं तो कहते हैं कि गुड टू सी यू। आपको तो कहना चाहिए था कि तुम्हारे हाथों से लहू टपक रहा है, तुम्हारे हाथों से बारूद की बू आ रही है। रिलीफ देने से पहले यह क्यों नहीं पूछा कि ये हाथ किस खून से रंगे हुए हैं तुमने, ये तुम्हारे कपड़ों से बारूद की बू क्यों आ रही है? आपने कोई सवाल नहीं किया उससे। आपने तो वो रिलीफ दे दिया जो वो मांगा, जो नहीं मांगा। हम अल्लाह ताला से भी दुआ मांगते हैं, खाना काबा में जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला मैं आइंदा भी जो गुनाह करूंगा माफ़ कर दे। हम तो अल्लाह ताला से भी ये नहीं कहते और शायद अल्लाह ताला भी ये इख्तियार एक्सरसाइज नहीं करता। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जी जाओ, तुमने जो गुनाह किए वो हो गए, आइंदा भी जो करोगे तुम्हें ना राना सुनाल्ला पकड़ेगा ना कोई और पकड़े, वो कत्ल भी कर दो तो तुम्हें नहीं पकड़ेगा। फिर कहते हो जी हम रिलीफ जो है वो कंडक्ट देखते। कौन सा कंडक्ट देखा आपने? कौन सा कंडक्ट देख के आपने इतना रिलीफ दिया? अभी मिसाल दी बिलावल साहब ने 2-3। मैं जाती तौर पे जानता हूं हनीफ अब्बासी को आधी रात के वक्त कोर्ट रूम के अंदर से पकड़ा, कोई अदालत नहीं बोली, किसी को झुरझुरी नहीं आई, किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है, इंसाफ। तो ये ऐसे नहीं चलता। इदारों की जो इज्जत होती है जनाब स्पीकर, वो बाहर से नहीं होती है। इदारों की तौकीर, इदारों, ये जो बहुत पुराना सा हमारे बड़े बुजुर्ग जुमला कहा करते थे ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। इदारों की तौहीन, अदलिया की सबसे बड़ी तौहीन किसी शख्स ने नहीं की, खुद अदलिया ने की है और वो आज तक अपनी तौहीन कर रही। एक बहुत मारूफ जुमला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, तकरीबन 100 साल पहले जब उन पे गद्दारी का एक केस चला और वो एक अंग्रेज़ कर्नल की अदालत में गए तो वहाँ उन्होंने जो तकरीर की या बात की या बयान दिया,
उसमें एक जुमला उन्होंने कहा कि तारीख़ आलम में, इंसानी तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ और सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ जंग के मैदानों में हुई हैं या अदलिया के ऐवानों में हुई। ये 100 साल पुरानी हमारी तारीख। आप देखो तो सही यार, जस्टिस मुनीर से आप चले हुए हो, जब एक डिक्टेटर आता है उसके हाथ पे बैत करते हो, अपना आईनी हलफ तोड़ देते हो, अपना कुरानी हलफ तोड़ देते हो, खुदा के हलफ से मुनकर हो जाते हो, उसकी अताअत करते हो और कहते हो कि जी तुमने ठीक किया। नजरिया ज़रूरत, आज तक कोई नजरिया ज़रूरत किसी भुट्टो के काम आया? आज तक कोई नजरिया ज़रूरत किसी बेनज़ीर के काम आया? आज तक कोई नजरिया ज़रूरत नवाज शरीफ के काम आया? आज तक कोई नजरिया ज़रूरत आपकी पार्लियामेंट के काम आया? आज तक कोई नजरिया ज़रूरत किसी जमहूरियत के काम आया? नजरिया ज़रूरत क्या डिक्टेटरों के लिए रह गया है? आपको तो अपनी तारीख पे शर्म आनी चाहिए। आप डिक्टेटरों को कहते हो कि अच्छा है, आइन तोड़ दिया, नजरिया ज़रूरत के तहत जायज़ किया। हम एक आइन बना, एक आइन की शिक तख्लीक करते हैं जनाब स्पीकर। 342 अरकान यहाँ बैठे हुए हैं, 100 सेनेट में बैठे हुए, 442 अरकान। वो उनकी कमेटियां देखती हैं, एक एक शिक को देखती हैं, बहस करती हैं, झगड़े होते हैं। अभी एनी ने बताया कि 4.5-5 साल लग गए एक कानून को। और वो क्या करते हैं, वो 2 या 3 अफराद बैठते हैं और कहते हैं जी ये गलत है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। और अब के उन्होंने ये किया है, पहले तो चले उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक कानून बना और उसको उन्होंने गलत, उसका जो अमल दरामद करना है वो मुअत्तल कर दिया हो। मैं अब चूंकि हमारी बहनें बैठी हैं, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। इन्होंने इस कानून को, जो अभी कानून बना ही नहीं था, जो अभी पार्लियामेंट के पेट में था, उसका अस्कात कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। फिरौन तो उन बच्चों को कत्ल करता था जो पैदा हो जाते थे, और इन्होंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया जो अभी पेट में है। ये कौन सा कानून है? ये कानून है, ये सिक्खाशाही है। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अपने एक कालम में, तवाइफुल मुलूकी, अनारकी। और अनारकी यहां नहीं है, यहां तो हम हक की, सच की, इंसाफ की, जमहूरियत की, आइन की बात कर रहे हैं। अनारकी वहां है कि 18 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस है सर। 18 केसेस में पिछले 2 साल में, नवाज शरीफ से लेकर 2-3 सालों में, 17 में एक ही जज बैठा हुआ है। और वो जज जो मातूब हैं आपके, वो एक बेंच में भी नहीं बैठे हुए। फिर आप कहते हैं जी कि हम इंसाफ कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं जी कि हमारा एहतराम करो, फिर आप कहते हैं जी कि हमारी तौहीन हो जाती है। नहीं होती है। आप ऐसे ना करें, आप अपनी हुदूद के अंदर रहें। आइन माँ है तमाम इदारों की, तमाम कवानीन की, तमाम ज़वाबित की, और माँ की तौहीन नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है कि आप 17 क्यों हैं? 17 इसलिए हैं कि इस हाउस ने कहा है कि तुम 17 होगे। ये हाउस कल कह दे तुम 18 होगे तो तुम 18 हो जाओगे। अगर कह दे कि 12 होगे तो 12 हो जाओगे। तुम्हारी तनख्वाहें, तुम्हारे मराहत, तुम्हारी डेट ऑफ रिटायरमेंट, तुम्हारी पेंशन, हर चीज़ कौन तय करता है? ये हाउस तय करता है। और इस हाउस को आप परेका के बराबर अहमियत नहीं देते, इसके कानून को उठा के फेंक देते हैं। तो जनाबे स्पीकर, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे तवील टाइम दिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि मुझे बिलावल की स्पीच से बड़ी खुशी हुई, और मैं तवक्को रखता हूँ, और हम लोग जो अब अपना सफ़र पूरा करने वाले हैं, और आने वाले दिनों की, हमारे मुस्तकबिल की बागडोर ऐसे लोगों के पास होगी जो जमहूरियत की पासबानी करना जानते हैं, जो जमहूरियत की पासबानी करना जानते हैं। और इन लोगों को भी आईना ज़रूर दिखाना चाहिए, हर रोज़ दिखाना चाहिए। इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डायरेक्ट केस चलाया हाई कोर्ट के अंदर, जो सेशन में चलना चाहिए था, एक अपील से महरूम किया उसको। नवाज शरीफ का डायरेक्ट केस चला दिया सुप्रीम कोर्ट में, एक भी अपील नहीं। क्यों ऐसा करते हो तुम?
जिस एप्लीकेशन को इन्होंने कहा फ्रिवलिस है, फजूल है, नाकारा है, जमात इस्लामी की भी बाहर फेंक दी और खान साहब की भी बाहर फेंक दी। और अचानक एक दिन खोसा साहब कहते हैं बाहर क्यों भटक रहे हो, हमारे पास आओ, और अगले दिन वो पटिशन लग जाती है। आप अपना आईना खाना के अंदर बैठ के पत्थर ना मारो, शीश महल के अंदर बैठ के। तो इसलिए अफसोस होता है कि इन इदारों को, अब मैं आखिर में जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि फ़ौज के सियासी किरदार के हवाले से हम हमेशा शाकी रहे हैं। PMLN शाकी रही है, पीपल्स पार्टी शाकी रही है, जमहूरियत पे यकीन रखने वाले तमाम लोग शाकी रहे हैं। हमने मार्शल लॉ के ज़ख्म खाए हैं, सब ने खाए हैं। मार्शल लॉ से किरदार शुरू हुआ, भुट्टो का भी हुआ, नवाज शरीफ का भी हुआ, लेकिन अपने तौर पे वो लीडर थे, अवाम के लीडर थे, और अवाम के लीडर होते हुए उन्होंने अपना किरदार निभाया। अब सूरत हाल ये है कि हमें ये देखना होगा कि किस तरह से हम अपने नामूस को भी बचाएं, अपनी जमहूरियत को बचाएं, अपने आइन को बचाएं और खिलौना ना बनने दें इनके हाथों में। खान साहब ने जो हमला किया है, मैं ये कहना चाहता था कि आर्मी के पॉलिटिकल रोल पे तनकीद होती रही है, मीसाक जमहूरियत के अंदर भी उसका जिक्र है और आइंदा भी होगी अगर ऐसा होगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारी दिफाई लाइन जो है, हमारे दुश्मनों के सामने जो फसील है, एक दीवार है, उस दीवार के अंदर हम सुराख कर दें, उस दीवार को तोड़ दें, उस किले के अंदर दुश्मनों को आने की इजाज़त दे दें? अगर आप कोर कमांडर के घर पे हमला करते हैं, अगर आप उसकी वर्दी को अपनी बंदूक के ऊपर, अपने डंडे के ऊपर उछाल के उसकी नुमाइश करते हैं, अगर आप उन तैयारों को जलाते हैं जिन्होंने भारत के हलवाड़े का हलवा कर दिया था, अगर आप वहाँ पे कला बाला आसार के सामने जा खड़े होते हैं, अगर यहाँ GHQ की दीवारें तोड़ते हैं, आप क्या पैगाम दे रहे हैं? हमें कोई शर्म नहीं है इस चीज़ में कि हम इन चीज़ों को का डट के मुकाबला करेंगे, और अगर ये कुछ होगा तो हम अपनी फसीले दिफा जो है उसके साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया।